हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। अभी तक हमने चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं और काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों को थैंक यू। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रही थी कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं। तब से मैं सारे वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड करूँगी आज से, क्योंकि इतने दिन से बाड़मेर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज बाड़मेर में बहुत सुहावना मौसम है और काफ़ी टाइम से लगभग 1 घंटे से बारिश हो रही है। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में बारिश, मानसून की बारिश यहाँ शुरू हो चुकी है। आज से जो कल होने वाली थी वो आज से शुरू हो चुकी है। तो इसी खुशी में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और उस खुशी में आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट है कक्षा 7 के विज्ञान का चौथा पार्ट है कि पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तीसरा चैप्टर हमने कल डाल दिया था कि पदार्थों का पृथक्करण। तो आज देखते हैं हम पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पदार्थों में भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन, फिर क्रिस्टलीकरण, रासायनिक परिवर्तन और लोहे में जंग लगना, ये हम इसमें पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है, क्रिस्टलीकरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है और लोहे में जंग लगना कैसे लगता है, लोहे में जंग, इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है किसकी, भौतिक परिवर्तन की, पदार्थों के भौतिक परिवर्तन की। तो कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हम लोगों ने प्रकृति में नोटिस किए हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हम लोगों ने देखे हैं। तो परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, बदल जाना। ये है परिवर्तन का अर्थ, क्या है, बदल जाना। वर्षा के दिनों में बादलों में स्थित पानी की कुछ बूंदें ठोस होकर ओलों में बदल जाती है। ठोस होकर क्या होती है, ओलों में बदल जाती है और कुछ देर पश्चात पिघलकर विलीन भी हो जाती है। जब बारिश होती है तो ओले होते हैं, ओले गिरते हैं तो क्या काफ़ी टाइम तक ओले पड़े ही रहते हैं क्या, नहीं, वो पानी में वापस पिघल जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, कुछ वो परिवर्तन, सारी क्रियाएं क्या होती है, जल जो ठंडा होकर बर्फ़ में बदल जाता है, पानी को गर्म करने पर भाप में बदल जाता है। तो ये सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएँ क्या कहलाती है, परिवर्तन कहलाती है। मोमबत्ती जल रही है, दूध से दही बन रहा है, नींबू का रस है, शक्कर का जल में घुलना, शरबत बनना, ये सारे परिवर्तन हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो ये काफ़ी परिवर्तन है जो हमने देखे हैं। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन हम काफ़ी लोग नोटिस करते हैं, हम लोगों ने देखा भी है कि जब हम सब्जी बनाते हैं या सब्जी भोजन करते हैं तो वो सब्जी का दाग क्या होता है, हमारे कपड़े पर लग जाता है। और जब उसको साबुन से साफ करते हैं तो जो हल्दी का पीला दाग होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और आलू और सेब को भी काफ़ी देर तक पड़े रखते हैं, हम काट के रख देते हैं वायु में, तो उनकी सतह का रंग भी बदल जाता है। तो ये सारे परिवर्तन क्यों होते हैं, क्या कारण है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये इनमें से कुछ परिवर्तन स्थायी भी होते हैं और कुछ परिवर्तन अस्थायी भी होते हैं। तो स्थायी और अस्थायी परिवर्तन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक अस्थायी परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है कि एक कटोरी में हमने थोड़ा सा मोम लिया। क्या लिया, एक कटोरी में थोड़ा सा मोम, और फिर उसे धीरे धीरे गर्म किया और फिर उस मोम को वापस गर्म करने पर क्या होता है कि वो पिघल जाता है। और जब वो मोम को वापस ठंडा करेंगे तो वो पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है। तो ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। और पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। फिर है कांच की परख नली में थोड़ा सा जल लीजिए। एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या लिया हमने, थोड़ा सा जल लिया और उस परख नली पर क्या किया, एक कीप रख कर उसको तेज गर्म किया। कीप रख कर क्या किया, उसको तेज गर्म किया और कीप के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिससे कि जल क्या होती है, भाप में बदलती, जो कि कीप से टकराकर पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। और कीप की आंतरिक सतह पर क्या होती है, बूंदें होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उससे भी करें, हम किसी बर्तन में क्या करते हैं, जब पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो वो क्या, ढक्कन पे सारी वाष्प टकराती है और वापस क्या हो जाती है,
जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो जल का वाष्प में बदलना भी क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। तो इन परिवर्तनों को हम क्या कह सकते हैं कि द्रव गर्म करने पर किस में बदल रहा है, वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में। ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। देखिएगा कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। एक अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, उसका परिवर्तन हो गया दूसरी अवस्था में, तो वो क्या कहलाता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है। फिर है कि ये परिवर्तन है सारे, कि परिवर्तन की क्या घटनाएं हैं। तो ये देखते हैं हम लोग, जो परिवर्तन हमने देखे हैं, स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन, उनको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में ला सकते हैं। कि पदार्थ को वापस जो अवस्था परिवर्तन हुआ उसको हम पुनः उसका रिवर्स करके, उसका उल्टा करके, विपरीत दिशा में करके उसको वापस पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन कुछ पदार्थों में ऐसा संभव नहीं होता है। तो जो पदार्थ विपरीत दिशा में संभव होते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में होते हैं, जिनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। सॉरी, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी। तो अस्थायी परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जो भी जितने भी अस्थायी परिवर्तन है वो क्या है, उत्क्रमणीय है। और दूसरा देखते हैं हम क्या, कौन सा परिवर्तन है, कि हम दूध से दही बना सकते हैं। क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इस परिवर्तन से क्या होता है, नया दही बन जाता है। अगर हम दूध से दही बना रहे हैं और दही को वापस दूध बनाने की कोशिश करेंगे, उस दही को दूध में डालेंगे, तो वापस क्या होगा, उसी का वापस दही बनेगा। तो ये परिवर्तन क्या होता है, एक स्थायी रूप में हो जाता है। क्या हो जाता है, एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन स्थायी हो गया, तो स्थायी होता है तो उत्क्रमणीय नहीं होता है। तो वह परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं होते क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो पहला परिवर्तन कौन सा है, कि वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी होते हैं। फिर दूसरा है, वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं होते अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं अस्थायी और अनुत्क्रमणीय होते हैं स्थायी। तो हमारे चारों ओर होने वाले मुख्यतः परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला तो उत्क्रमणीय और अस्थायी, उत्क्रमणीय और अस्थायी, ध्यान दीजिएगा, उत्क्रमणीय और अस्थायी। और दूसरा अनुत्क्रमणीय और स्थायी। उत्क्रमणीय और स्थायी अस्थायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जो अनुत्क्रमणीय और स्थायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो परिवर्तन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय और अस्थायी। और दूसरे परिवर्तन जो कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय और अस्थायी, सॉरी स्थायी। अनुत्क्रमणीय और स्थायी, इनको वापस पुनः उस अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता है। विपरीत करने पर, विपरीत दिशा में करने पर पुनः उसी अवस्था में नहीं आते हैं और ये पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। फिर है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो पदार्थ की जो आकृति है, आकार है, अवस्था है, ताप, दाब आदि पदार्थों आदि को क्या कहते हैं, पदार्थ का भौतिक गुण कहते हैं। किसे कहते हैं, पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था। अवस्था कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। ताप, दाब आदि को क्या कहते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। और वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं, पदार्थों के सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण। क्या, कि पदार्थ के भौतिक गुण
बदल रहे हैं, भौतिक गुणों में चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो बर्फ़ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बर्फ़ का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनना, ये सारे क्या परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन कौन से? अब रीट में क्या प्रश्न आ जाता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण या कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे देते हैं, और कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रीट में ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत बार आए हैं, तो ये उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा। पहला है बर्फ़ का पिघलना। क्या है? बर्फ़ का पिघलना। नमक का जल में घुलना, दूसरा नमक का जल में घुलना। तीसरा बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनाना, भाप का जल में बदलना। ये सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ये प्रश्न रीट में बहुत बार आया है और बहुत से कंपटीशन एग्जाम में भी आया है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं। फिर है क्रिस्टलीकरण की क्रिस्टलीकरण क्या है? तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। सबसे पहले तो बात यहाँ नोट करने वाली है कि क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, कैसे होता है? तो इसको हम समझते हैं। तो इसको प्रयोग द्वारा समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा, क्रिस्टलीकरण अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बीकर लेते हैं। क्या होता है? बीकर एक कांच का उपकरण होता है, कांच की गिलास जैसा होता है, जो प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है। इसको क्या किया? जल से आधा भर दिया। क्या किया? जल से आधा भर दिया। और उसके बाद इसमें क्या डाला? उसमें फिटकरी का पाउडर डाला। क्या डाला? फिटकरी का पाउडर। और फिटकरी को क्या किया? इस विलयन को गर्म किया। फिटकरी के इस विलयन को क्या किया? हमने गर्म किया। और गर्म करते समय फिटकरी का पाउडर तब तक डालते रहना है जब तक कि वह घुलती है। और जब घुलना बंद हो जाता है तो गर्म विलयन को क्या करते हैं? एक कीप में छान लेते हैं। एक कीप में कागज़ लगाकर उसको दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। दूसरे बर्तन में छानने पर जब वो विलयन ठंडा हो जाता है तो उस विलयन को बिना हिलाए डुलाए काफ़ी देर तक स्थिर रख देते हैं। तो हम उसको काफ़ी देर तक स्थिर रखने के बाद क्या देखेंगे कि उसमें वापस हमें फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध व बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध व बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। जिस पदार्थ को हमने घोला विलयन बनाया है उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। तो क्रिस्टलीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर है रासायनिक परिवर्तन। अगला परिवर्तन कौन सा है कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है? तो इसको एक उदाहरण द्वारा समझे कि एक मोमबत्ती को जलाकर क्या किया? मेज पर रखा। क्या किया? एक मोमबत्ती जलाई, उसको टेबल पर रख दिया और एक कीप लेकर उसे रबड़ की ट्यूब से जोड़ते हुए उसके अग्रभाग पर एक कीप लिया और उसके रबड़ की ट्यूब पर उसको जोड़ दिया। अग्रभाग पर क्या किया? उसके कांच की नली लगाई और कांच की नली को क्या किया? चूने के पानी से भरे बीकर में डुबो दिया। सॉरी, थोड़ा मौसम की वजह से, अभी बारिश में मौसम ऐसा हो रहा था, उसकी वजह से छींक आ रही है। तो उस मोमबत्ती की ज्वाला को क्या है? नली में लगे हुए कीप से ढकना है ताकि मोमबत्ती के जलने से बनने वाली गैस नली में से होते हुए चूने के पानी से भरे बीकर में जाए। सॉरी। तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो इस प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? हमको ये नहीं देखना है कि इसमें क्या हुआ, कैसे क्या है। इस प्रक्रम में जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो है, पहली क्या है? मोम और ऑक्सीजन। मोम क्या है? मोम और ऑक्सीजन दोनों को क्या किया? जलाया तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। मोम प्लस ऑक्सीजन जलने पर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस जल वाष्प
प्लस जल वाष्प बनी। फिर चूने का पानी, फिर क्या है, चूने का पानी CaOH होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, दूध या पानी CaCO3, दूध या पानी CaCO3। तो इन दोनों क्रियाओं से क्या स्पष्ट है कि मोम के जलने से नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण होता है। मोम जला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण हुआ, और उसको चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने प्रवाहित की तो नया पदार्थ CaCO3 बनता है। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। आलू का हमने पहले भी पढ़ा है ये पुराने वीडियोज़ में, फिर और देख लेते हैं। तो एक आलू को काट कर इसके 2 टुकड़े करने, क्या करने, इसके 2 टुकड़े करने, और इसमें एक ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डालना है। कौन सा विलयन, आयोडीन विलयन डालना है। तो आलू की सतह का रंग नीला बैंगनी हो जाता है। जब इसमें आयोडीन विलयन डाला जाता है तो आलू की सतह का रंग क्या हो जाता है, नीला बैंगनी हो जाता है। फिर स्टार्च, आलू की सतह पर क्या डाला हमने, आयोडीन विलयन डाला, क्या डाला, आयोडीन विलयन, और आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च। तो स्टार्च पर आयोडीन विलयन डाला तो क्या होता है, बैंगनी पदार्थ, नया पदार्थ बनता है। तो स्टार्च परीक्षण के लिए हम क्या लेते हैं, आयोडीन विलयन काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टार्च परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन किसके परीक्षण के लिए काम में लिया जाता है, स्टार्च के परीक्षण के लिए। रंग कैसा आता है इसका, बैंगनी। कैसा रंग होता है इसका, बैंगनी रंग होता है। उसके बाद एक प्रयोग और देखते हैं। एक मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु का हमने एक तार लिया और इसको क्या किया, एक मोमबत्ती की लौ में जलाया। तो मैग्नीशियम की जो धातु का तार होता है वो जलता हुआ चमत्कार प्रकाश देता है, चमक वाला प्रकाश देता है। उसके जो उससे क्या होती है, हमें एक राख प्राप्त होती है। उसकी राख प्राप्त होती है। राख क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी राख होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसमें नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को गर्म किया तो क्या हुआ, दोनों की क्रिया हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एक नया पदार्थ बना। तो वे परिवर्तन जिनमें रासायनिक पदार्थों का आंतरिक संगठन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, जिसमें उनका आंतरिक संगठन बदल जाता है, उनके गुण बदल जाते हैं, तो पदार्थ का मूल रूप बदल जाता है, मूल रूप से नए पदार्थ में वो बन जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में उसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसको पुनः मूल अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो ये परिवर्तन कौन से होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलना, दही का जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब रीट में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना, दही जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना आदि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना कैसे हो जाता है, जब हम लोहे की किसी वस्तु को बहुत दिनों तक वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। किसी भी लोहे से बनी हुई वस्तु को हम लोग काफ़ी दिनों तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो उस पर जंग लग जाता है। वो लोहे के एक टुकड़े को काफ़ी दिनों तक खुला छोड़ देने पर इसके ऊपर एक भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। जंग होता है वो लोहा नहीं होता है। जंग क्या है, लोहा नहीं होता है, जबकि लोहा एक नए पदार्थ लोहे के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जंग जो लोहा होता है वो जंग लगने के बाद एक नए पदार्थ लोहे का जो ऑक्साइड है Fe2O3, लोहे का ऑक्साइड है Fe2O3, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो जंग लगने की जो क्रिया है, लोहे को वायु में खुला छोड़ा यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया, और जलवाष्प वायु में नमी तो होती है तो जल, तो लोहे का ऑक्साइड बनता है Fe2O3। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी यानी कि जलवाष्प 2 अनिवार्य घटक है। जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है।
चूँकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे कि जहाज, कार, ट्रक, साइकिल आदि का ढांचा बनाने के लिए, सेतु और बड़ी इमारतें बनाने में किया जाता है, अतः लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए इसे ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क से बचाना होता है। तो इनको ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क से लोहे को कैसे बचाते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीज करते हैं, यानी कि उनकी परत चढ़ाते हैं। लोहे पर क्रोमियम या जिंक यानी कि जस्ते जैसी पतली धातु की परत चढ़ा दी जाती है, तो भी उससे जंग से बचा जाता है। लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते की धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यसत लेपन या गैल्वनीकरण। तो लोहे को सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर क्या, जिंक यानी कि जस्ते की धातु की परत चढ़ाई जाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, यसत लेपन या गैल्वनीकरण। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम मिलाने पर इस्पात प्राप्त होता है। लोहे के साथ क्या क्या मिलाने पर, कार्बन, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम। इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कि कठोर होता है और इस पर जंग नहीं लगता। उसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार बना हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। लौह स्तंभ है जो कुतुब मीनार, दिल्ली के पास में जो कुतुब मीनार है वहाँ पर, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में महारौली में एक ऐसा प्राचीन लौह स्तंभ है जिसे लगभग 400 ईसा पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने बनाया था। ये लंबा लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा और इसका भार कितना है, 6000 किलो है, लगभग मतलब 6 टन है। और कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी ये लौह स्तंभ आज भी सुरक्षित है और उस पर जंग नहीं लगा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे जो पूर्वज है वो लोहे पर जंग लगने से बचने की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से जानते थे। तो जो इसकी रिसर्च हुई है, इसकी खोज की, उसमें पता चला है कि इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड की पतली परत बनी हुई है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड की पतली परत बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जंग लगने से बचने के लिए इस पर उन्होंने कई सारे उपचार प्रक्रम किए होंगे। इसके निर्माण के समय फास्फोरस मिलाया होगा, इसे विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से रंगा होगा और फिर इसे तेज गर्म किया होगा। दिल्ली के अलावा सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, आदि मुकम्बिका मंदिर कुल्लू कर्नाटका, धार मध्य प्रदेश आदि के उत्कृष्ट लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुक्रम की गाथा को उजागर करते हैं। तो यह है लौह स्तंभ, यानी कि जो प्राचीन लौह स्तंभ बने हमारे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक परिवर्तन है वो देख लेते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। तो कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है, ये कौन सा परिवर्तन है? सबसे पहले कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो सेब में क्या होता है, लोहा होता है, जिसके कारण वायु में उसको रख देते हैं काटने के पश्चात। तो लोहे की क्या होती है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहा क्या करता है, लोहे का ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। उसके कारण कटी हुई सेब का रंग जो सतह होती है वो क्या होती है, लाल भूरी हो जाती है। फिर दूसरा होता है मेहंदी कैसे रचती हो, मेहंदी जो दिखने में हरी होती है उसका रंग लाल कैसे आ जाता है। तो मेहंदी में क्या क्या होता है, क्विनोन, नेफ्था क्विनोन, लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं रंगहीन होता है, लेकिन जब ये वायु और प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनाता है। तो मेहंदी में कौन कौन से रासायनिक होते हैं, यौगिक होते हैं? मेहंदी में क्विनोन होता है, नेफ्था क्विनोन होता है, लासोन होता है। लासोन जो खुद क्या एक रंगहीन होता है, एक रंगहीन गुण रखता है लासोन, लेकिन जब इसको वायु या प्रकाश की किरणों के संपर्क में आता है, प्रकाश के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, ये लाल रंग का गुण दर्शाता है, लाल रंग का यौगिक बनाता है। फिर जादूगर की सच्चाई क्या होती है? बचपन में हमने देखा है कि जादूगर कहीं पे भी आग लगा देता है, पानी के अंदर आग लगा देता है और कहता है कि हमने पानी में आग लगा दी। तो उसके लिए क्या करता है, वो सबकी नज़र बचाकर पानी में सोडियम का एक टुकड़ा डालता है, और सोडियम पानी से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई कर ली और कन्फर्मली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, 11th-12th की साइंस की, या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की है, बीएससी किया है, तो उन्होंने ये प्रयोग ज़रूर किया होगा कि जब भी लैब में सोडियम मिला है और जब टीचर बोल दे, लैब असिस्टेंट बोल दे कि इसको पानी से दूर रखना वरना आग लग जाएगी, तो उसका प्रयोग करते हैं थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा सोडियम डाल के देखा। मैंने ज़रूर डाल के देखा है। जब 11th क्लास में मैं पहली बार सोडियम दिया गया था तो मैडम ने बोला था कि इसको पानी से दूर रखना, तो हमने वो
लैब के अंदर नहीं किया, क्योंकि लैब के अंदर करना रिस्की होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो उसको प्रयोग किया हमने थोड़ा सा बाहर ले जाके मैडम की नज़रों से छुपा के, कि क्या सच में ऐसा होता है, आग लग जाती है। उस वक्त न्यू साइंस ली थी, तो इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है क्या। तो हर चीज़ को प्रैक्टिकली करने का बड़ा शौक़ होता था। तो पानी में सोडियम डालने से क्या हो जाती है, आग लग जाती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस के जलने के कारण आग की चिंगारी पैदा होती है, और हमें लगता है उस जादूगर ने जादू से पानी में आग लगा दी। तो सोडियम और पानी क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा। दूसरा है जादू से गहरा सफ़ेद धुआं निकालना। एक जादूगर के पास एक गिलास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है और दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे में HCl अम्ल होता है। दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिलाता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड का एक सफ़ेद धुआं बनता है। ये प्रयोग भी हमने केमिस्ट्री लैब में बहुत किया है। जब बेसिक सिखाया जाता है 11th क्लास में, तो इसी तरह के हमें केमिकल्स दिए जाते थे। HCl, सांद्र H2SO4, तनु H2SO4, सांद्र HCl, तनु HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के छोटे छोटे। और उसके बाद में तो हम लोग ऐसे प्रयोग ही करते थे। जो हम लोग पढ़ते थे, हमने पढ़ा था, तो उन चीज़ों को हम लोग ट्राई कर करके देखते थे। तो ऐसा रियल में होता है, ऐसा नहीं कि हम केमिस्ट्री में जो लिखा हुआ होता है वो एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ लिखा होता है, हम लोगों ने रियल में करके देखा तो पता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सफ़ेद धुआं देता है अमोनियम क्लोराइड का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में, कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं, कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तो कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं और कुछ परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, और जो स्थायी होते हैं वो उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर ही दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में से केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, इनमें नए पदार्थ नहीं बनते, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। और वायु एवं नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। जंग से बचाव हेतु लोहे पर पेंट, ग्रीज अथवा धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध व बड़े आकार का क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। उसके बाद इस पाठ के अभ्यास प्रश्न है मल्टीपल चॉइस, कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। यही प्रश्न जो पीछे अभ्यास प्रश्न आते हैं, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं कि ये तो छोटे बच्चों के काम है, यही प्रश्न सेम के सेम कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली रीट के एग्ज़ाम में, और जो पुलिस की जनरल साइंस आती है, पुलिस कांस्टेबल की जो सामान्य विज्ञान है, उसमें सेम के सेम ऐसे के ऐसे छप जाते हैं। तो निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है, और जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। ये सारे प्रश्न हमने चारों के चारों पीछे देखे हैं। तो इन सारों के उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सारों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं, सबके उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कन्फर्मली शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी है, और जो कांस्टेबल की आपकी डिमांड आ रही है। तो अभी मैंने ये शुरू किया है कि मैं वीडियो में लिखते लिखते समझाऊं, तो 1-2 दिन में वो भी आपके वीडियोस आ जाएंगे। कन्फर्मली रोज़ डिले हो रहा है, मुझे पता है। आप लोग बोलोगे कि मैडम रोज़ 1-2 दिन का बोलते हैं। आज मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, तो थोड़ी गर्मी कम हुई है, तो कुछ किताबें लेके नोट्स बनाने का, जो नोट्स है वो खोलने का मन कर रहा है आज कि हाँ बाद से वीडियोस कंटिन्यूसली हम लोग डाल पाएंगे। उसके साथ साथ स्कूल भी जाना होता है, जो स्कूल में बच्चे भी नहीं आते, तो वहाँ पे भी गर्मी बहुत है, तो उस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं। बहुत पढ़ लिया, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया शायद मेरे हिसाब से, तो धन्यवाद।